फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर जो एपीएससी कंडक्ट करता है उस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वो एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर अभी आने वाला है। ऑलरेडी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, सो ऑलरेडी यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करती हूँ फ्रॉम द लास्ट ईयर पेपर एज वेल एज सम ऑफ द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है इन रिलेशन टू कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज कौन सा होता है जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो वो स्पीसीज का पॉपुलेशन कम होता है, लेकिन क्यों ये कीस्टोन है जो हम फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन स्पीसीज है, इसीलिए दे हैव डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। जैसे आप टाइगर स्पीसीज को बोल दीजिए, उस स्पीसीज का अगर पॉपुलेशन कम हो गया, उसके नीचे जितने भी स्पीसीज है सबका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लैगशिप स्पीसीज इन इंडिया। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होता है? यहाँ पे टाइगर स्पीसीज, क्योंकि उस स्पीसीज का कंजर्वेशन दिखा के हम क्या कर सकते हैं, एंटायर स्पीसीज डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो टाइगर होगा फ्लैगशिप स्पीसीज। इसके बाद का क्वेश्चन है प्राइमरी सक्सेशन क्या है। तो सक्सेशन मतलब क्या है? अगर एक बैरन लैंड में एक कम्युनिटी को हम एस्टेब्लिश करें, उसी को बोला जाता है सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है? एक ऐसा टाइप का सक्सेशन जो कम्प्लीटली बैरन लैंड में होता है। पहले वहाँ पे कोई भी तरीके का सक्सेशन नहीं था, तो वो क्या होगा, वॉल्केनिक लावा सरफेस में जो भी सक्सेशन हुआ, मतलब एक सरफेस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, इसके बाद जो कम्युनिटी एस्टेब्लिश होता है, ये है प्राइमरी सक्सेशन, पहले का सक्सेशन। इकोलॉजिकल नीची क्या होता है? इकोलॉजिकल नीची एक फंक्शनल स्पेस होता है, मतलब जैसे हैबिटेट आप बोल लीजिए, एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उसको हैबिटेट बोलते, लेकिन वो अपना ज़्यादातर काम जहाँ पे करता है उसको बोला जाता है निची, मतलब इट इज़ फंक्शनल रोल एंड रिसोर्स यूज़। इसके बाद का क्वेश्चन हम देखते हैं विच ट्रॉपिक लेवल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होता है? प्रोड्यूसर में, डेफिनेटली प्रोड्यूसर में, क्योंकि प्रोड्यूसर का बायोमास बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जो 10% रूल है, लेबक 10% रूल, इसके हिसाब से क्या होगा, प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। बायोमैग्निफिकेशन किस में ज़्यादा होता है? बायोमैग्निफिकेशन मतलब एक प्रोसेस जिससे कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी में या इकोसिस्टम में कोई भी केमिकल का कंसंट्रेशन इवेंचुअली बढ़ जाता है। जैसे आप डीडीटी का कंजम्पशन बोलिए, डीडीटी अगर बर्ड्स ने कंज्यूम किया है, अगर बर्ड्स को एनिमल कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स में डीडीटी का कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बायोमैग्निफिकेशन कार्निवोर्स में बहुत ज़्यादा होता है। जितना जितना एक फूड चेन या इकोसिस्टम जितना ऊपर तक जाएगा, जितना भी टॉप कार्निवोर्स है, जो बायोमैग्निफिकेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा। अभी आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ का एक एग्जाम्पल, आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ का क्वेश्चन पूछा है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ क्या होता है? जो आर एंड के सिलेक्टेड दो टाइप्स के स्पीसीज होते हैं। आर सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं जो लोअर ऑर्गेनिज्म से, ज़्यादातर उसको हम आर सिलेक्टेड बोलते हैं। के सिलेक्टेड होता है जो कीस्टोन या जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उसको कीस्टोन बोलते हैं। आर सिलेक्टेड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, के में कम होता है, लेकिन आर सिलेक्टेड का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, के का बहुत ज़्यादा होता है। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ क्या होगा यहाँ पे? हाई फिकंडिटी, मतलब बहुत ज़्यादा उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन लाइफ स्पैन बहुत कम है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू विच इज़ नॉट अ इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस क्या क्या है? पॉलिनेशन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब कार्बन साइकिल हम देखते हैं, पॉलिनेशन देखते हैं, सॉइल फॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन म्यूटेशन मतलब जीन में अगर कोई भी तरीके का ऑल्टरनेशन हुआ, ये ज़्यादातर होता नहीं है। सो इट इज़ नॉट एन इकोसिस्टम सर्विस। एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट होता है जो हमारे जो डिफरेंट इको जोन्स होते हैं उसमें जो एजेस में जो रिसोर्स पार्टीशनिंग होता है, उससे उसी को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। एजेस में मतलब पॉपुलेशन कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम होता है, तो हमें ये इकोटोन्स में दिखाई देता है। इकोटोन्स ऐसे जगह है जो एजेस में पाए जाते हैं, ये इकोटोन्स होते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है विच इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पिरामिड किस में दिखाई देता है हमको? ये है अपराइट पिरामिड। तो इन्वर्टेड पिरामिड क्या होगा? जिस पिरामिड का शेप इन्वर्टेड होगा वो पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप वेल्स देखिए, वेल बहुत बड़े बड़े होते हैं और छोटे छोटे मछली बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कैसा होगा, इनका बायोमास इवेंचुअली जितना एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म टॉप लेवल में होते हैं उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी वेट ज़्यादा होता है, तो डेट विल बी एन इन्वर्टेड पिरामिड।
इसके बाद का क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या होता है। हॉटस्पॉट ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत रिच स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, लेकिन थ्रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ऐसे स्पीसीज पाए जाते हैं जो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली वल्नरेबल वैसे स्पीसीज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है विच इज़ एन इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक वीडियो बनाऊंगी मैं, वीडियो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डेफिनेटली आप देखिएगा। ईस्टर्न हिमालय आर वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। न्यू स्पीसीज बहुत से पाए जाते हैं हिमालयाज में। टिल मच ऑफ द स्पीसीज आर अनडिस्कवर्ड इन द हिमालय। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है। 3 तरीके का डाइवर्सिटी होता है। अगर अल्फ़ा डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, बीटा डाइवर्सिटी बी से बीटा, बी से बिटवीन, और गामा डाइवर्सिटी सबसे बड़ा डाइवर्सिटी ऑल स्पीसीज को कंसिडर करता है अल्फ़ा प्लस बीटा। सो क्या होगा, अल्फ़ा डाइवर्सिटी विल बी डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज। ओके, देन इसके बाद का क्वेश्चन हम देख एक्सीटू कंजर्वेशन। 2 तरीके का कंजर्वेशन होता है, इंसिटू एंड एक्सीटू। अगर बाहरी एनवायरनमेंट में कंजर्वेशन होगा, प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, उसको बोला जाएगा इंसिटू। अगर मैन मेड कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं कंजर्वेशन के लिए स्पीसीज का, उसको बोला जाता है एक्सीटू कंजर्वेशन, जो होगा बोटेनिकल गार्डन। दीज आर नॉट नेचुरल स्पेसेस, दीज आर मैन मेड स्पेसेस। इसके बाद होगा एक्सीटू कंजर्वेशन। ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है, जो एंडेंजर स्पीसीज होता है उनको उनके नेचुरल होम से बाहर ले जाते हैं और वहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन, जू, एक्वेरियम, सीड एंड जीन बैंक, टिश्यू कल्चर या क्रायो प्रिजर्वेशन, वो सब होता है एक्सीटू कंजर्वेशन। इसके बाद का क्वेश्चन है मिनिमम वायबल पॉपुलेशन क्या होता है। MVP एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जो बहुत स्मॉल पॉपुलेशन में है, लेकिन उनका सर्वाइबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। ये मिनिमम वायबल पॉपुलेशन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे आप गिर लायन का एग्जांपल ले लीजिए, उनका मिनिमम वायबल पॉपुलेशन चाहिए क्योंकि उनको हमें कंजर्व करना चाहिए ताकि वो पॉपुलेशन ख़त्म ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इसीलिए ये जो क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिबन्स के केस में भी ये हम देख सकते हैं। कॉरिडोर इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हेल्प इन, जो कॉरिडोर्स होता है वो क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग से प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे कॉरिडोर क्या होता है, कॉरिडोर रिड्यूस इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब क्या होता है कि एक ही पॉपुलेशन के बीच में अगर बार बार मेटिंग होता रहे तो उनका जीन फ्लो, डाइवर्स जीन फ्लो इफेक्ट होता है और डिसीज़ वाले जीन्स पॉपुलेशन में आ जाते हैं, जो जीन्स लिथल जीन्स है, ओके, हार्मफुल जीन्स है। इसीलिए हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं उसको। इसीलिए इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो कॉरिडोर्स बनाया जाता है, और साथ ही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए भी ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा हमारे असम के ग्वालपारा में भी एलिफेंट कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट किया गया है बहुत से प्लेसेस में, ताकि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हो, एलिफेंट का जो डेथ होता है वो सब कम हो जाए, और साथ ही ह्यूमन को जो नुकसान पहुंचाते हैं एलिफेंट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्कस ज़्यादातर नहीं होता है, कि इनब्रीडिंग को रिड्यूस करने के लिए अगर क्या होगा, यहाँ पे रास्ता नहीं होगा। कॉरिडोर्स मतलब क्या होता है, ऐसे रास्ते जहाँ से स्पीसीज इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब उनको पता चल जाता है ये रास्ता ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन, गाड़ी मोटर ये सब नहीं आते हैं, और वो कम्प्लीटली एक फॉरेस्टेड एरिया होता है। वैसे जोन्स क्या करते हैं, वैसे जोन्स एनिमल को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से अवॉइड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे एक स्पीसीज़ है ए एलिफेंट का स्पीसीज़, और यहाँ पे है बी एलिफेंट का स्पीसीज़। अगर कोई कॉरिडोर नहीं होगा, यहाँ के बीच में अगर रेस्ट्रिक्शन है, तो क्या करेंगे, ए और बी मेटिंग नहीं करेंगे। ए अपने साथ ही मेटिंग करता रहेगा और बी अपने साथ ही मेटिंग करता रहेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जीन फ्लो, उनमें लिटिल जीन आ जाएंगे। लेकिन एज सुन एज हम कॉरिडोर को रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर कॉरिडोर रिमूव हो गया, देन ए एंड बी कैन ईजिली मेट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा, उनका पॉपुलेशन जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो अवॉइड हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू CBD। CBD क्या है, CBD क्या है, CBD इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कब अडॉप्ट किया गया था, 1992 को जो अर्थ समिट हुआ था तब CBD अडॉप्ट किया गया था नेचर कंजर्वेशन के लिए। ये एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी समिट हुआ था, जहाँ पे ये CBD एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, बहुत सारे देशों का एक संगठन है। तो ये कब हुआ था, 1992 को हुआ था, याद रखिए CBD। इसके बाद का क्वेश्चन है नगोया प्रोटोकॉल क्या होता है। नगोया प्रोटोकॉल डील विथ, ये रूल्स है, ओके, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स है, प्रोटोकॉल आप
प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, हमें ऐसे बोला जाता है ना, तो दीज आर रूल्स किसके लिए रूल्स है? फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट बिफोर एसेसिंग जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर कोई भी जगह से हम जेनेटिक रिसोर्सेज को एसेस कर रहे हैं तो हमें जो चाहिए एक प्रायर इन्फॉर्म चाहिए, एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ओके, तो इसी का है नागोया प्रोटोकॉल। इसके बाद का क्वेश्चन है विच इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है जेनेटिक इरोशन इज मेनली कॉज्ड बाय हैबिटेट लॉस। अगर हैबिटेट लॉस हो गया मतलब एक इलाके से अगर हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? जेनेटिक इरोशन, मतलब उसमें से इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डेथ हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, इसी तरीके से उनका जो जीन है, जीन पूल कम हो जाता है, इसी को बोला जाता है जेनेटिक इरोशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू फॉरेस्ट्री एंड पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 एम टू मेंटेन फॉरेस्ट कवर अप टू 33%। ये याद रखने लायक क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली फोकस करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जॉइंट मतलब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, आसपास के लोग एज वेल एज जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन। इसके बाद विच फॉरेस्ट कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम लीगल प्रोटेक्शन? किस में होता है? रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है। देन फॉरेस्ट वर्किंग प्लान इज प्रिपेयर्ड अंडर, किसके अंदर प्लान किया जाता है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। ये ईयर याद रखिए कब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था। इसके बाद का क्वेश्चन है CAMPA कैंपा फंड इज यूज्ड इन। कैंपा फंड क्या होता है? कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, मतलब जितना हम ईच एंड एवरी ईयर हमारा डिफॉरेस्टेशन होता ही रहता है किसी सम और अदर एक्टिविटीज़ के कारण, आइदर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बोले, तो इसीलिए हर साल हमको कंपनसेटरीली एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, उसी को बोला जाता है कैंपा, और इसका एक फ़ंड है। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप्स होता है कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है जो जैसे बेल ट्री को हम पूजा करते हैं, वैसे अगर कम्युनिटी किसी ट्री को पूजा कर रहे हैं तो उस ट्री को ज़्यादा हम क्या करते हैं? काटते नहीं है। जैसे मेधा पाटकर आपने देखा था, चिपको आंदोलन हुआ था। सो इट इज़ ऑल अबाउट सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स के कारण ही ये आंदोलन ये सब शुरू हुआ, क्योंकि वो ट्रीज़ को पूजा करते, सेक्रेड मानते, ट्रीज़ को कट करने के लिए नहीं देते हैं। इसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री मेनली एम्स एट। सोशल फॉरेस्ट्री किस में एम करता है? रूरल डेवलपमेंट में। ओके, क्यों हम फॉरेस्ट इसीलिए प्लांट करते हैं ताकि जो रूरल विलेजर्स है, जो विलेज में रहते हैं, उनका लाइवलीहुड चल जाए, क्योंकि ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनमें बहुत कम पाया जाता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट है और एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006। इसका क्या उद्देश्य है? फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ को हेल्प करना। ज़्यादातर फॉरेस्ट क्या है, जो रिसोर्स है वो जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रहते हैं उनके लिए ही ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में हम सोचते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ट्रीज़ एंड क्रॉप को एक साथ हम कल्टीवेट करें, सॉइल ताकि अच्छी तरीके से सॉइल का जो इरोशन है ना हो। वन पंचायत क्या होता है? वन पंचायत है एसोसिएट है उत्तराखंड, वहाँ पे वन पंचायत फॉर्म होता है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? कोर बफर और ट्रांजिशन जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व में। देखिए, मैं ड्रॉ करके बोल रही हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होता है। बीच का जोन हम बोलते हैं कोर जोन, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होता है। कंप्लीटली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम इस जोन को यूज़ करते हैं। इसके बाद का जोन होता है बफर जोन, मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी जैसे रिसर्च, एजुकेशन या इको टूरिज़्म अलाउड है। इसके बाद होता है ट्रांजिशन जोन, जो बहुत ही अच्छा जोन है, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल जोन है। जहाँ जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते हैं उस जोन में क्या करते हैं, वो लोग फार्मिंग करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, घर बनाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल हार्मनी के लिए ये जोन यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हार्म नहीं कर सकते, जो उसके बीच का बफर जोन होता है। और कोर जोन में कंजर्वेशन होता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट। ओके, तो ये याद रखिए। इसके बाद का क्वेश्चन है साइट्स क्या करता है? कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज।
तो इसके बाद का जो साइट्स रेगुलेशन क्या है इन रिलेशन टू वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रेड कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है एंड इट इज़ पनिशेबल, यू हैव टू गिव पेनल्टी। कोर जोन क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, जहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद का क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है, बहुत ईजी प्रश्न है। विच इज़ नॉट अ नेशनल पार्क ऑफ असम, देखिए नेशनल पार्क टोटल असम में कितना है, 8 नेशनल पार्क, अभी 7 नेशनल पार्क के साथ एक फिर से जुड़ गया है सिखना ज्वाला नेशनल पार्क। तो मेरा वीडियो है नेशनल पार्क के ऊपर, वो आप देखिए सिखना ज्वाला नेशनल पार्क के विषय में। दिब्रू सैखोवा एक क्या है बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों है, ओके, नॉट अ कम्प्लीटली नेशनल पार्क। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट जूम कल्टीवेशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के विषय में है। जूम कल्टीवेशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इफेक्ट करता है जूम कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है। जूम कल्टीवेशन हम बर्न करते हैं फिर से कल्टीवेशन करते हैं, ये आजकल प्रोहिबिटेड है, ऐसे कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते। इसके बाद का क्वेश्चन है मेजर कॉज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, डेफिनेटली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, घर नहीं है एनिमल्स का, हम उनका घर तोड़ रहे हैं तो इसीलिए वो हमारे घरों को आक्रमण कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे और आप वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए, लाइक कीजिए चैनल को और हमारे इस सेक्शन के साथ जुड़े रहिए जहाँ पे हम करंट अफेयर्स या जितने भी एग्जाम हो गए हैं वहाँ के क्वेश्चंस हम पेपर लेते और डिस्कस करते हैं। आप नीचे कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको दे दूँ। थैंक यू।